हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 14 जून एंड 14 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज हम एनालाइज कर रहे हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से, इस पे आप हमारी पीडीएफ अवेल कर सकते हो। इसके साथ मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, अपने फीडबैक्स दे सकते हो। मेरे पास कुछ अभी पड़े हैं मेल्स जिनका रिप्लाई करना मुझे बचा हुआ था, तो आज मैं आप सभी के मेल्स जिनके भी मेरे पास हैं वो सभी मेल्स के रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। मोहम्मद अली का ये एक बहुत ही फेमस सा कोट है कि दिन मत गिनो, ये देखो कि आपने उन दिनों में किया क्या है। मेक द डेज काउंट। ओके, तो इस तरह से आपको अपनी जर्नी में भी चलना है यूपीएससी की। ये मत सोचो कि कितने दिन बाकी हैं, ये सोचो कि आपने हर दिन पे कितना काम किया है, कितना हार्ड वर्क किया, कितना स्मार्ट वर्क किया है। ओके, आगे बात करते हैं आज की टॉपिक्स की। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे 5 years ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज के बारे में। चूजिंग साइड्स, ये एक एडिटोरियल आया है और इस एडिटोरियल में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताया हुआ है कि आज की डेट में जो पूरा वर्ल्ड, जो पूरा ग्लोब है, ये दो मेजर पावर्स के बीच में बट गया है, यूएसए और चाइना। और सबसे ज्यादा जो बैलेंसिंग करने की अभी जो टास्क है वो है इंडिया के पास। तो अब इंडिया किस तरह से बैलेंस करता है इनके बीच में, ये हमको देखना होगा और इसमें हम ये एडिटोरियल देखने वाले हैं। गवर्नेंस में हम देखेंगे सेंटेंस रेमिशन नॉर्म्स के बारे में। ईडी क्वेश्चंस राहुल गांधी, तो ईडी के बारे में देखेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देखेंगे। GS3 में सिक्योरिटी में देखेंगे सिपरी रिपोर्ट के बारे में। ये सिपरी रिपोर्ट बेसिकली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, इसको देखेंगे। इकोनॉमी में देखेंगे फेडरल रेट्स इंक्रीज एंड इंडिया, तो यहाँ पे फेडरल जो बैंक है उसके रेट्स इंक्रीज होने से इंडिया के मार्केट पे क्या असर पड़ता है, इसको देखेंगे इकोनॉमी में। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। लेकिन GS4 से रिलेटेड एक आपके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे एथिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहे हैं हम GS पेपर 4 के लिए। और एथिक्स का जो GS पेपर 4 के लिए हम पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं उसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। साथ में हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। इसके साथ प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज करेंगे, केस स्टडीज पे ध्यान देंगे, आंसर स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देंगे। ये सब कुछ जो होगा ये स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। और अभी जो है अभी ये ऑफर प्राइस चल रहा है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, एनरोल करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा जल्दी कर लो सो दैट यू कैन अवेल दिस ऑफर प्राइस। अदरवाइज द प्राइजेस वुड इंक्रीज टू दिस मच। ओके, तो मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। रोहिंग्यास टू मार्क 5 years इन कैंप्स, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। हुआ ये है कि 5 साल हो चुके हैं, 5 years हो चुके हैं रोहिंग्यास को रिफ्यूजी बने हुए और कैंप्स में रहते हुए। तो सबसे पहले समझते हैं रोहिंग्यास कौन है, ठीक है, उसके बाद आएंगे आर्टिकल के ऊपर। तो देखो रोहिंग्यास जो है वो म्यांमार से बिलोंग करते हैं। म्यांमार की एक एथनिक कम्युनिटी है जो कि बेसिकली मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम है, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है म्यांमार की। म्यांमार में आप देखोगे यूजुअली बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है ज्यादा मेजोरिटी में है, मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में है। और उसमें भी बंगाली मुस्लिम्स जो है, क्योंकि बांग्लादेश के पास में है तो बंगाली मुस्लिम और ज्यादा है, तो बंगाली मुस्लिम जो है ये एग्जैक्ट माइनॉरिटी है और यही रोहिंग्यास बनाते हैं, ठीक है। तो रोहिंग्यास कौन है, म्यांमार से बिलोंग करते हैं, बंगाली मुस्लिम है ये, ठीक है। अच्छा, यूएन के हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड रिफ्यूजीज हैं, ठीक है, मोस्ट परसिक्यूटेड रेफ्यूजी ग्रुप, यानी कि सबसे ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन इनका हुआ है, परसिक्यूशन हुआ है। ओके, रोहिंग्यास क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटी है जो म्यांमार के रखाइन प्रोविंस से आती है, ठीक है। रखाइन स्टेट कहाँ पे, ये अभी आपको मैप में मैं दिखाऊंगी। म्यांमार में वेस्टर्न मोस्ट साइड पे एक प्रोविंस है जिसका नाम है रखाइन प्रोविंस, यहाँ पे ये रिसाइड करते थे और यहाँ से ये लोग भागे हैं, रिफ्यूजी बनकर बांग्लादेश और इंडिया में आए हैं, ठीक है। दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ म्यांमार एंड फेस परसिक्यूशन इन द मेजोरिटी बुद्धिस्ट कंट्री। तो यहाँ पे क्या हुआ है, म्यांमार में ये काफी लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से इनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए थी म्यांमार की, लेकिन म्यांमार की सिटीजनशिप इनके पास आज भी नहीं है। और ये जो है ये माइनॉरिटीज बनाते हैं, ओके, माइनॉरिटी कम्युनिटी है। और म्यांमार की जो गवर्नमेंट है इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती कि ये म्यांमार के सिटीजन है। पर ऐसा क्यों,
ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो 1826 से लेके 1948 के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको यहाँ से लेकर गए, इंडिया से लेकर गए ब्रिटिश, और म्यांमार में इन्होंने इस्टेब्लिश किया इन कम्युनिटी को। क्यों? सो दैट यहाँ पे लेबर वर्क कर सके म्यांमार में ये जो कम्युनिटी है। ठीक है, कॉलोनियल रूल के दौरान ये काम हुआ था, मतलब 1826 से 1948 के दौरान ब्रिटिशर्स जो थे कुछ इंडियन मुस्लिम्स को यहाँ पे रखाइन स्टेट लेके गए थे म्यांमार के, सो दैट ये एज ए लेबरर वहाँ पे काम कर सके। तो इतना लंबा समय हो गया है ना, 1948 के बाद से आज तक इतना लंबा समय हो गया, उसके बाद भी इनका ओरिजिन जो है वो बहुत डिस्प्यूटेड है। यहाँ का जो म्यांमार की जो गवर्नमेंट है, म्यांमार स्टेट जो है वो ये मानता है कि जो रखाइन प्रोविंस में रहने वाले रोहिंग्याज हैं ये म्यांमार के ओरिजिन वाले लोग नहीं है, ये बांग्लादेश से या इंडिया से आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन ज्यादा होता है, माइनॉरिटी के ऊपर प्रोसिक्यूशन ज्यादा होता है। ओके, नाउ 2014 में ये प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हद से बाहर जाने लग गया। ठीक है, एक म्यांमार में कंट्रोवर्शियल प्लान भी आया जिसमें ये देखा गया कि रोहिंग्यास को बोला गया कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे लेकिन आप अपनी एथनिसिटी बांग्लादेशी ओरिजिन की कर लो। ठीक है, तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे, आप ये मत बोलो कि आपका ओरिजिन म्यांमार है, आप ये कबूल करो, ये रिकॉग्नाइज करो कि आपका ओरिजिन जो है वो बांग्लादेश एथनिसिटी का है, बांग्लादेशी एथनिसिटी का है, तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन रोहिंग्यास को पता था कि अगर एक बार उन्होंने अपने आप को बंगाली बुला लिया, बांग्लादेशी ओरिजिन का बुला लिया, फिर उनको इस कंट्री में रहना भी लीगल नहीं होगा, उनके लिए इस कंट्री में म्यांमार में रहना भी इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल प्लान को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद इनके ऊपर परसिक्यूशन बढ़ता गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो परसिक्यूशन हो रहा था म्यांमार के जो रोहिंग्या मुस्लिम है, और ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर जो परसिक्यूशन हो रहा था ये म्यांमार की फोर्सेस ही कर रही थी। ठीक है, जो आर्मी वगैरह थी, वो जो लोग हैं यहाँ की सिविल सोसाइटी है, वो ये सब लोग इसके ऊपर परसिक्यूशन एक्सप्लॉयटेशन इनका कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ से बहुत सारे रास्ते थे, म्यांमार से बहुत सारे रास्ते थे इन रिफ्यूजीज के पास भागने के लिए। बांग्लादेश, इंडिया के अलावा इस साइड की जो कंट्रीज थी, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये भी रास्ते थे, लेकिन यहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए गए यहाँ की कंट्रीज के द्वारा। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी ने ये बोला कि हम यहाँ पे माइग्रेंट बोट्स को अपने देशों में एंटर करने नहीं देंगे, रोहिंग्यास को हम अपने देशों में एंटर करने नहीं देंगे, और इसीलिए अंत में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये बांग्लादेश और इंडिया में रह रहे हैं। और आज का एक ऐसा समय है कि यहाँ पे जो म्यांमार से ये भागे हैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज, इनको ऐसे आइलैंड्स पे रहना पड़ रहा है जो फ्लोटिंग आइलैंड है। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड है, इसकी क्या कहानी है ये भी बताती हूँ मैं आपको। पहले ये देखो, मैप देखो, ये है म्यांमार। म्यांमार में ये जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है ये है रखाइन स्टेट या रखाइन प्रोविंस। यहाँ पे रहते थे रेफ्यूजीज जो है, रोहिंग्यास जो है वो पहले यहाँ के थे, यहाँ के रहने वाले थे रोहिंग्यास। बाद में जब इनके ऊपर परसिक्यूशन होने लगा तो ये यहाँ से भागे, और यहाँ से भाग के ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में देख रहे हो एक कॉक्स बाजार नाम की एक जगह है, एकदम कोस्ट पे पड़ती है, कॉक्स बाजार की तरफ ये माइग्रेट हुए। कॉक्स बाजार के पास में ये देख रहे हो ये वाला जगह है चितगोंग, तो ये इन एरियाज की तरफ भागे। ठीक है, इन एरियाज की तरफ इन्होंने कैंप्स बना के रहने लगे। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज, रोहिंग्यास रिफ्यूजीज कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो कॉक्स बाजार और चितगोंग में। अब ये कॉक्स बाजार के पास में ये देखो ये पूरा सी है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, इसका नाम है बाशानचार, बाशानचार आइलैंड। ये आइलैंड जो है ना ये 20 साल पहले ही इमर्ज हुआ है, पूरा सिल्ट से बना हुआ है, सिल्ट से जो डेब्रिस होता है ना उससे बना हुआ ये पूरा आइलैंड है। और ये फ्लोटिंग आइलैंड है, यानी कि ये फ्लोट करता है सी के ऊपर। और यहाँ पे जो बांग्लादेश की अथॉरिटीज हैं उन्होंने बशानचार के ऊपर इन सारे रोहिंग्यास को रिहेबिलिटेट करवाया है, यानी कि कैंप्स बनवा के दिए, बेसिकली रिहेबिलिटेट भी नहीं करवाया है। तो बशानचार जो कि फ्लोटिंग आइलैंड है जिसका कोई भरोसा नहीं, जरा सा साइक्लोन आएगा ये पूरा का पूरा आइलैंड ढह जाएगा। यहाँ पे इन लोगों को रहने के लिए अब मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि क्या करें ये लोग, ये रिफ्यूजीज हैं और बांग्लादेश की भी अपनी प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में खुद इतनी पॉवर्टी है, बांग्लादेश की खुद की अपनी पॉपुलेशन है, उसको संभाले इनको संभाले। ठीक है, तो बाशानचार पे अब ये रह रहे हैं। अब देखो हम देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो देखो ये आर्टिकल बता रहा है कि अभी तक तो क्या हो रहा था, 2014 से लेके जब तक इन्होंने भागना यहाँ से शुरू किया, रेफ्यूजी बन गए जब तक ये, उसके 2014 से लेके क्या होता था कि मिलिट्री जो है इनके घरों में घुस जाती थी, इनसे पैसे वसूलती थी, इनके घरों को लूट लेती थी, ये इनके एलिगेशन है ना। उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी थी वो इनको काफी डिस्क्रिमिनेशन करती थी इनके अगेंस्ट, तो इसीलिए इनको कंटिन्यूसली थ्रेट मिलते थे, डेथ के, मर्डर के, ये थ्रेट्स मिलते थे, तो इनको अल्टीमेटली यहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 2021 में जब इनको लग रहा था कि शायद हम अब वापस जा सकते हैं अपनी कंट्री में,
तभी क्या हुआ 2021 में, जो पहले सिविलियन गवर्नमेंट हुआ करती थी वो भी गई, अब तो यहाँ पे जनता गवर्नमेंट यानी कि मिलिट्री गवर्नमेंट, मिलिट्री रूल चल रहा है म्यांमार में, ठीक है। और अब तो इनके पास बिल्कुल होप ही नहीं है कि जब तक ये मिलिट्री रूल चलेगा तब तक तो ये लोग वापस म्यांमार में जा ही नहीं सकते। ओके, सो देखो कुल मिला के अब क्या हुआ है, यहाँ पे मिलिट्री रूल आ गया, जनता रूल आ गया है, और इसीलिए जो सिविलियन गवर्नमेंट थी जिससे थोड़ी बहुत होप तब भी थी, अब वो होप भी चली गई है। जब तक सिविलियन गवर्नमेंट वापस से नहीं आती तब तक रोहिंग्यास का वापस जा पाना म्यांमार में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ओके, और यहाँ पे आंग सान सूकी की भी बात की गई है कि आंग सान सूकी जो है इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है पीस के लिए, और इन्होंने ही रोहिंग्यास के अगेंस्ट होने वाले सारे अत्याचारों को, एक्सप्लॉयटेशन को नहीं रोक पाई है, ठीक है। तो रोहिंग्यास को जो क्राइसिस हुआ पूरे वर्ल्ड को पता है, उसके कारण आंग सान सूकी को भी यहाँ पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी कहानी बताई गई है कि किस तरह से रोहिंग्यास को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरह से उन्होंने एलिगेशंस किस तरह के लगाए हैं, रोहिंग्यास ने किस तरह के एलिगेशन लगाए हैं कि वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है उनको भी उनसे ज्यादा मतलब है नहीं, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को भी रोहिंग्यास से ज्यादा मतलब है नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स चलता है पूरा, और यहाँ पे ये बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और इसीलिए कोई भी यहाँ पे आगे नहीं आ रहा इस कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए। दूसरा एक कारण ये भी है कि यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जैसे बांग्लादेश में अभी ये रह रहे हैं कैंप्स में, यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं, और ये क्राइम्स वगैरह के थ्रू भी पता चलता है, क्राइम रिपोर्ट्स वगैरह के थ्रू भी, कि जो रोहिंग्यास बांग्लादेश में रह रहे हैं वो ड्रग स्मगलिंग में हेल्प कर रहे हैं लोगों की, ड्रग माफियाज के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इनको पैसे कैसे मिलेंगे, पेट कैसे पालेंगे अपना, तो उसके लिए ये ड्रग माफियाज के साथ जुड़ गए हैं, क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, एजुकेशन इनको नहीं मिल रहा है, रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा है, क्रिमिनल गैंग्स के साथ बढ़ गए हैं, जुड़ना स्टार्ट हो गया है इनका, ठीक है। तो ये सब इश्यूज भी हैं आज के टाइम पे। तो इनका बेसिकली ये कहना है कि वर्ल्ड को, जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको रोहिंग्यास के लिए खड़ा होना चाहिए अब, सो दैट रोहिंग्यास को उनके राइट्स मिल सके, आइडेंटिटी मिल सके, और ये जो सारी प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके इनकी। ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट इशू है न्यू नॉर्म्स फॉर सेंटेंस रेमिशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जो भी कैदी हैं जेलों में जो बंद हैं, उनको यहाँ पे छूट दी जा रही है, रेमिशन दिया जा रहा है, यानी कि उनकी जो सजा है वो कम की जा रही है। और ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, हम यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनकी या तो सजा कम करेंगे या फिर उसका नेचर बदलेंगे। इस तरह का हमने यहाँ पे डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन किसने लिया है? होम मिनिस्ट्री ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझा देती हूँ, फिर आएंगे इस आर्टिकल के ऊपर। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर जो है, इनके पास पार्डनिंग पावर्स होती हैं, ठीक है। तो इनके पास पार्डनिंग पावर्स होती है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है एज अ होल, उसके पास भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं। तो देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है, पार्डन करने का मतलब होता है कंप्लीटली आप किसी को फ्री कर दो, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया है, उसको सजा हुई 7-8 साल की, आपने उसकी सारी सजा माफ कर दी, तो ये हो गया पार्डन करना। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि किसी को टफर पनिशमेंट मिली थी और अब आप उसको लाइटर वन बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी को डेथ पेनल्टी मिली थी, डेथ सेंटेंस मिला था, उसको आपने लाइफ इम्प्रीजनमेंट बना दिया, ठीक है। तो इसको कम्यूटेशन कहते हैं। रेमिशन का मतलब क्या है? रेमिशन का मतलब है कैरेक्टर वही रहेगा सजा का, लेकिन आप पीरियड कम कर दोगे। फॉर एग्जांपल किसी को 7 साल की सजा मिली थी, आपने उसको 3 साल की कर दी, ठीक है, तो ये रेमिशन हो गया। रेस्पाइट का मतलब है स्पेशल केसेस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है जिनको सजा मिली है, ठीक है, जेल की सजा मिली 7 साल की, एंड शी इज प्रेग्नेंट, तो आपने उनके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को देख के वो 7 साल की सजा को 3 साल की कर दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिस्पाइट करना। और रिप्रीव मतलब कि आप किसी के डेथ सेंटेंस के ऊपर स्टे लगा दो। अभी स्टे लगा दिया आपने कि डेथ सेंटेंस है लेकिन, या फिर कोई भी सजा है लेकिन अभी उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेजर आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। आपका आज का क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट करोगे वो ये कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत ये पार्डनिंग पावर मिली हुई है, ठीक है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो देखो वापस से आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने स्पेशल रेमिशन देने की बात कही है, यानी कि सजाएं जो है लोगों की वो कम करने की बात की है। तो यहाँ पे किन किन कैटेगरीज के लोग जो हैं उनकी सजा कम होगी ये देखेंगे। और ये जो सजा कम होगी यानी कि जो इनको रिहा किया जाएगा वो 3 फेजेस में किया जाएगा।
एक तो इस वाले इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक है, 15 अगस्त 2022 पे, एक अगला जो अभी आएगा रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023 में, और उसके बाद जो वापस से इंडिपेंडेंस डे आएगा यानी कि 15 अगस्त 2023 में। इन 3 फेजेस में इनको रिहा किया जाएगा। अब किस किस को रिहा किया जाएगा ये देखो। पहला तो उनको रिहा किया जाएगा जो कि यहाँ पे एज के बेसिस पे, ठीक है, एज के बेसिस पे है, जिनकी जो एज है विमेन और ट्रांसजेंडर जिनकी एज 50 हो चुकी है उसके बाद भी वो प्रिजन में, उनको रिहा किया जाएगा। दूसरा, जिनकी भी जो मेल्स हैं जिनकी एज 60 से ऊपर है, ठीक है, 60 से ऊपर है, उनको रिहा किया जाएगा, ठीक है, और जिन्होंने अपना 50% जो सेंटेंस है वो कंप्लीट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को 10 साल की सजा हुई है, ठीक है, तो 10 से में से 5 साल की सजा उन्होंने काट ली है, उनकी एज भी 60 से ऊपर है, तो उनको यहाँ पे रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। जो फिजिकली चैलेंज्ड या डिसेबल्ड कन्विक्ट्स हैं, जिनकी जो डिसेबिलिटी वो लगभग 70% की है और जिन्होंने अपनी 50% सजा काट ली है, उनको यहाँ पे रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अपना लगभग टू थर्ड अपनी जो सजा है वो काट ली है और जो टर्मिनली इल है, जैसे कि मान लो किसी को कैंसर है और उसने अपनी 2/3 सजा भी काट ली है, ठीक है, तो ऐसे में उनको भी रिहा किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जिनकी लगभग पूरी सजा हो गई है लेकिन उनके ऊपर कुछ फाइन था, वो फाइन वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो सजा ही काटते रह रहे हैं अभी तक, तो ऐसे में ऐसे लोगों को भी यहाँ पे जो फाइन वाले लोग हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। इसके अलावा जिनकी जो एज 18 to 21 थी जब उन्होंने क्राइम कमिट किया था, तब अगर उनकी एज 18 to 21 थी और उनके अगेंस्ट और कोई क्रिमिनल केस नहीं है और उन्होंने अपनी 50% सजा जो उनको मिली थी वो काट ली है, इनको रिहा किया जाएगा, ठीक है। तो मेजर बेसिस जो है ना वो एज को बनाया गया है जो रिमिशन को लेकर है, ठीक है। इसके अलावा जिनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है उनका कम्यूटेशन किया जाएगा, यानी कि उनकी सजा का नेचर बदला जाएगा, कम की जाएगी। जिनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है उनको यहाँ पे लाइफ इम्प्रीजनमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब किन की सजा बिल्कुल माफ नहीं की जाएगी, किनको कोई रेमिशन कोई कम्यूटेशन नहीं मिलने वाला है, उन लोगों को जो इन पर्टिकुलर एक्ट्स के अंतर्गत कन्विक्ट हुए हैं, जैसे कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत, या फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत, या फिर यूएपीए के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत, एंटी हाईजैकिंग एक्ट के अंतर्गत, इन सभी एक्ट्स के अंतर्गत अगर कोई कन्विक्ट हुआ है तो वो इस रेमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि स्टेट लेवल पे यहाँ पे हमको स्क्रीनिंग कमिटीज बनाने की जरूरत है, ठीक है, जिसमें होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी हो, और वो जो ये कमेटी होगी वो यहाँ पे इस रेमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगी, एग्जीक्यूशन करेगी इस पूरे रेमिशन का, ओके। तो ये था हमारा आज का ये वाला आर्टिकल। आगे बात करते हैं। राहुल क्विज्ड बाय ईडी फॉर 11 आवर्स समन्ड अगेन। तो राहुल गांधी जो कि फॉर्मर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 11 आवर्स तक इनसे पूछताछ करी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें चल रही है अभी। एक तो एलिगेशन ये लग रहा है जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उनके ऊपर कि जो भी लोग इनके अगेंस्ट बोलते हैं, जो भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, उनके पीछे गवर्नमेंट ईडी को लगा देता है, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एलिगेशन इस तरह के लग रहे हैं। अब ऐसे में ईडी जो है ना बड़ा कंट्रोवर्सी में चल रहा है। अभी जो कांग्रेस की पूरी जो टीम है वो ईडी के कार्यालय के बाहर एक धरना वगैरह भी निकालने वाली थी, एक पूरा यहाँ पे प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक लिया, ठीक है। तो इसीलिए ईडी बहुत न्यूज में। तो हम ईडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता क्या है, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या? तो देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 स्पेशल फिजिकल लॉज के अगेंस्ट यहाँ पे अगर कोई भी क्राइम होते हैं तो वो उसको हैंडल करती है, रेगुलेट करती है, और इन 2 स्पेशल फिजिकल लॉज का एनफोर्समेंट करती है, ठीक है। पहला लॉ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, इसको यहाँ पे इस फिजिकल लॉ को यहाँ पे एनफोर्स करती है। और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये 2 एक्ट्स हैं, इनको एनफोर्स करने का काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, ठीक है। ये जो डायरेक्टरेट है सबसे पहले 1956 में बना था, ठीक है, और उस टाइम पे इसका नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था, ओके। और तब ये कौन से एक्ट को एनफोर्स करता था? तब ये फेरा को एनफोर्स करता था, ठीक है। फेरा जो था 1947 का एक एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको बाद में रिप्लेस किया गया और फेमा आया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। इसको बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एनफोर्स करने लगी, पहले फेरा को एनफोर्स करती थी, ठीक है। ईयर 1957 में 1 साल बाद ही
पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत था, इसको आगे जाके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, और इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया, ठीक है। तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत था, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत हो गया। आगे जाके कुछ समय के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर्गत भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर भी आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये जो डायरेक्टोरेट है कुल मिला के 2 लॉज को एनफोर्स करता है आज के टाइम पे। एक तो है फेमा, ठीक है, जो 1999 का लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक सिविल लॉ है, ठीक है, सिविल लॉ है। इसके अगेंस्ट अगर कोई भी वायलेशन या कॉन्ट्रावेंशन होते हैं तो उसको रेगुलेट करने का, पेनल्टीज इम्पोज करने का काम फेमा करता है, ठीक है, फेमा के अंतर्गत ईडी करता है। दूसरा लॉ है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 का एक्ट है, क्रिमिनल लॉ है ये, ठीक है। यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे जानबूझकर कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, असेट्स को असेट्स यहाँ पे गलत तरीके से, इलीगल तरीके से बना रहा है, बेनामी संपत्ति बना रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो उन सभी असेट्स को यहाँ पे कॉन्फिस्केट कर लेगी कौन, ईडी कॉन्फिस्केट कर लेगी। और जो भी इसका अरेस्ट होना है, रेगुलेशन होना है, जो भी प्रोसिक्यूशन होना है, वो सब कुछ ईडी करेगी, ठीक है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास 2 पावर्स हैं, एक तो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है और एक सिविल लॉ से रिलेटेड है। इसके अलावा भी यहाँ पे ईडी के पास कुछ पावर्स हैं। ईडी जो है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 का ये एक्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे संपत्ति लेके भाग जाता है या घोटाला करके भाग जाता है, फ्रॉड करके भाग जाता है, तो उसकी सारी संपत्ति जो है, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, उसको इंडियन गवर्नमेंट अपने अंदर कॉन्फिस्केट कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी, ठीक है। तो इसका एनफोर्समेंट भी ईडी कराता है। इसके अलावा जो भी केसेस होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974 का ये एक्ट है, कोफे पोसा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 1974 का एक्ट है, इसके अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होना है वो भी ईडी ही कराता है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये पूछा जा सकता है कि ईडी के क्या क्या फंक्शन है। तो फेमा, एक तो फेमा सिविल लॉ को एनफोर्स करता है, फिर एक जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको एनफोर्स करता है जो कि क्रिमिनल लॉ है। उसके अलावा फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को एनफोर्स करता है और कोफे पोसा को यहाँ पे एनफोर्स करने का काम करता है ईडी, ओके। आगे बात करते हैं। रुपी वीकन्स पास्ट 78, स्टॉक स्लाइड आइन फेडरल रेट इंक्रीज। तो देखो कुल मिला के हुआ क्या है, यहाँ पे फेडरल बैंक है, ठीक है, फेडरल बैंक है कहाँ का, यूएसए का है। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है वैसे यहाँ पे फेडरल बैंक है। तो फेडरल बैंक ने अपने जो रेट्स हैं उनको हाइक करा है, इंक्रीज करा है, ठीक है। अब इसके कारण इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है इसको देखेंगे। तो पहले देखते हैं फेडरल बैंक ने इधर जो रेट्स बढ़ाए हैं वो क्यों बढ़ाए हैं। तो देखो आपको पता है, हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था एक आर्टिकल, यूएसए में अभी स्टैगफ्लेशन का दौर चल रहा है। स्टैगफ्लेशन यानी कि एक तो इनकी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट रह गई है, ग्रोथ हो नहीं रही है, और उसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो आज के समय पे यूएस में 8.6% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब इन्फ्लेशन कब होता है, जब लोगों के हाथ में पैसा होता है। तो यूएसए जो है, यूएसए का जो फेडरल बैंक है, वो यहाँ पे किस तरह की पॉलिसी अपना रहा है, टाइटनिंग अपना रहा है, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है। यहाँ पे बेसिकली फेडरल बैंक क्या कर रहा है, फेडरल बैंक ने यहाँ पे रेट्स बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो फेडरल बैंक ने जब रेट्स बढ़ाए तो एक तो लोगों को लोन आसानी से नहीं मिलेगा, लोन लेने के लिए उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाने पड़ेंगे, तो लोग लोन लेंगे नहीं लोन, तो हाथ में पैसा आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा नहीं आएगा, लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये भी है कि यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहे हैं तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, जो उनके हाथ में पैसा है उसको भी बैंक में डाल देंगे, सेविंग बैंक अकाउंट में, ये सोचिए कि इसके बदले हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि ये पैसे हम खर्चा करेंगे मार्केट में जाके। आज के समय पे इन्फ्लेशन इतना है कि मार्केट में से कुछ मिलेगा नहीं इतने पैसों में, इससे अच्छा इसको बैंक में डाल दो, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसा दोनों ही केसेस में यहाँ पे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, लिक्विडिटी लोगों के हाथ में कम होगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। ये सोच के फेडरल बैंक ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। आई होप इट इज क्लियर, ओके। अब इसका असर इंडिया पे क्या पड़ रहा है, तो देखो एक चीज समझो, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं जैसे कि इंडिया है, इंडिया जो है, इंडिया में हायर इन्फ्लेशन होता है और इसीलिए हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो अगर इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अगर हायर हैं तो ऐसे में
ये देखो, ये है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हायर है, और ये है मान लो यूएसए। यूएसए में पहले इंटरेस्ट रेट्स कम थे, अभी अभी जो फेडरल बैंक ने बढ़ाए हैं उसको आप छोड़ दो। ये मान के चलो कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं, यूएस में इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग यूएस के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई यूएस में रहने वाला है, ये क्या करता है, यहाँ से पैसा उठाता है, ठीक है, बोरो करता है, लोन लेता है, ठीक है, और इस पैसे को इंडिया में लगाता है। इंडिया में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा देगा या किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर देगा। अब ऐसा ये पर्सन क्यों करता है, ये पर्सन बोलता है कि चलो मान लो मैंने 100 रुपए ली, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी भाषा में समझा रही हूँ, मान लो 100 रुपए लिए, 100 रुपए के ऊपर मुझे यूएस में इंटरेस्ट बहुत कम देना है, मान लो 2 रुपए देना है, 100 रुपए के बदले 2 रुपए मुझे इंटरेस्ट रेट देना है, यानी कि कुल मिला के यूएस में मुझे 102 रुपए लौटाने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में मुझे इसी 100 रुपए को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इसके बदले सेविंग्स बैंक में भी अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो लगभग 7 से 8 रुपए मुझे मिलेंगे। तो यानी कि मुझे 107 या 108 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन ये सोचता है कि मैंने लिए लोन यूएस की बैंक से 100 रुपए, मुझे लौटाने हैं यूएस की बैंक में 102 रुपए, लेकिन मुझे इंडिया में अगर मैं इसको इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 107 या 108 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्सन के पास जा रहे हैं मान लो 107 रुपए, ठीक है, 107 में से 102 तो ये यूएस में दे देगा, बचे इसके पास 5 रुपए, 5 रुपए गए कहाँ, इसकी जेब में, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यही काम, यही सेम चीज करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो यही करते हैं, यूएस से पैसा उठाते हैं लोन पे, क्योंकि यहाँ पे कम इंटरेस्ट देना है, और इसी पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, यहाँ से इंटरेस्ट कमाते हैं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनता है वो देते हैं, और बाकी पैसा जाता है इनकी जेब में, ठीक है। ये होता है यूजुअली। अब इंडिया में यही सिस्टम चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आरबीआई ने यहाँ पे जैसे ही फेडरल बैंक जो था यूएस का, इसने जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर दिया, तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये जो पर्सन यहाँ से लोन उठा रहा था वो यहाँ से लोन उठाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। दूसरा, मान लो अगर लोन उठाया भी था और इंडिया में इन्वेस्ट किया भी था, तो वो क्या करेगा, अपने यहाँ वापस ले लेगा, ठीक है, वापस ले लेगा, बोलेगा हमारे देश में ही इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो दूसरी कंट्री में जाके क्यों इन्वेस्ट करना। तो इंडिया से बेसिकली जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, ये यहाँ से विड्रॉ होने लगी है, ठीक है। तो इसका असर ये पड़ा है, फेडरल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है उसका असर इंडिया पे ये पड़ा है कि इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो वापस विड्रॉ होने लगी, यानी कि इंडिया से जो डॉलर्स थे वो जाने लगे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया में डॉलर्स की कमी होने लगी है, डॉलर्स जो है कम होने लगे हैं, और जब भी किसी चीज की कमी होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये कि डॉलर्स इंडिया में कम हो रहे हैं, रुपीज इंडिया में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब रुपी की कीमत कम, डॉलर की कीमत ज्यादा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर जाएगा। पहले जो 70 रुपए का $1 हुआ करता था, अब वही 78 रुपीज का $1 हो गया है, ठीक है। तो ये हुआ है, डिप्रिसिएशन हो गया है हमारी करेंसी का, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फेडरल रेट इंक्रीज। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या लिखा है। देखो यहाँ पे एक तो हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट कर गया है, 78 रुपीज का हो गया है। इक्विटीज में भी फर्क पड़ा है। इक्विटीज में क्या फर्क पड़ा है, इक्विटी जो है हमारी वो यहाँ पे स्लो डाउन हो गया है इक्विटीज में, जिससे सेंसेक्स जो है ना उसमें स्लो डाउन देखने को मिला है। अब सेंसेक्स में स्लो डाउन क्यों देखने को मिला, जब आप देखते हो कि जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, मान लो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि एकदम से हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो विड्रॉ होने लगी, एकदम से डॉलर्स हमारे देश से बाहर जाने लगे। तो जो मार्केट है, जो इकोनॉमी है, उसमें ट्रस्ट डगमगाने लगता है इन्वेस्टर्स का, और जब ट्रस्ट डगमगाने लगता है तो लोग अपना पैसा वापस खींचने लगते हैं, सिक्योरिटीज को बेचने लगते हैं, स्टॉक्स जो हाथ में उन सबको बेचने लगते हैं। ऐसे में सेंसेक्स नीचे गिर जाता है, ठीक है। वैसे ही जब जैसे मान लो किसी पर्सन ने सिक्योरिटी कोई खरीदी हुई है, कोई इक्विटी खरीदी हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या इक्विटी खरीदी हुई है, ठीक है, मान लो उस पर्सन ने 100 रुपए में ये खरीदी थी, उसको लगा था 120 में बेचूंगा, लेकिन एकदम से वो देखता है कि हमारे देश में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे वो वापस निकल रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, तो उसको लगता है कि कहीं हमारे देश की इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ तो नहीं जाने वाली, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो उसका ट्रस्ट डगमगाने लगता है इन्वेस्टर का, और जो उसने सिक्योरिटी 100 रुपए में खरीदी थी उसको वो 80 रुपए में बेच के बाहर निकलना चाहता है, तो 80 रुपीज में वो बेच देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पर्सन 80 रुपीज में इसको खरीदेगा उसके लिए तो यहाँ पे यील्ड बढ़ गई, उसको यहाँ पे ये 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है वो भी बढ़ने लगती है, ओके। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हुआ, जैसे ही फेडरल रिजर्व ऑफ जो यूएसए है उसने जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, वैसे ही इंडिया में एक तो डिप्रिसिएशन हो गया,
रुपी का। दूसरा, इंडिया में से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम होने लग गया, विड्रॉ होने लग गए। तीसरा, हमारा जो सेंसेक्स है वो नीचे जाने लग गया। चौथा, हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो नीचे जाने लग गया और बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ने लग गई हमारे देश में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे जो यूपीएससी है उसमें क्लियरली पूछा जा सकता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। अच्छा, एडिटोरियल के पहले एक छोटा सा आर्टिकल और है सिप्री के बारे में। सिप्री क्या है? सिप्री देखो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बेसिकली ये एक डिफेंस का थिंक टैंक है। इसने एक रिपोर्ट निकाली है, इसमें ये बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है अपने जो आर्सेनल्स हैं उसको बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल्स को। इंडिया जो है, इंडिया ने तो काफी बढ़ाया है। पिछले साल इंडिया के पास कुछ 156 न्यूक्लियर आर्सेनल हुआ करते थे। आज के टाइम पे इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर आर्सेनल है, यानी कि 4 न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ गए हैं एक साल में। ठीक है, पाकिस्तान के बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास अच्छे अमाउंट में न्यूक्लियर आर्सेनल्स है और चाइना के साथ भी सेम केस है। तो कुल मिला के जो सिप्री है, जो ये डिफेंस थिंक टैंक है, इसका कहना है कि सभी जो कंट्रीज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन ये जो साउथ एशिया वाला एरिया है, इसमें सभी कंट्रीज न्यूक्लियर आर्सेनल्स बढ़ा रही है, डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रही हैं। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिप्री क्या है? तो सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रिसर्च करता है, आर्मामेंट्स के ऊपर, आर्म कंट्रोल के ऊपर, डिसआर्मामेंट के ऊपर रिसर्च करता है। देखता है कि किस कंट्री के पास कितना डिफेंस इक्विपमेंट है। ठीक है, 1966 में स्टैब्लिश हुआ था, स्टॉकहोम में है। ठीक है, तो याद रखना कि ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है और ये एक एनजीओ की तरह काम करता है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल है, इसमें गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करी हुई है 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से। देखो इस तरह से यहाँ पे जो डिफेंस यहाँ पे प्रोक्योरमेंट है इन कंट्रीज का बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो रहा है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफेंस में खर्चा मिडिल ईस्ट करता है, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ये सब कंट्रीज। उसके बाद यूरोप आता है, उसके बाद एशिया आता है, उसके बाद अमेरिका और आखिरी में आता है अफ्रीका। ठीक है, 2021 की जो रिपोर्ट आई थी सिप्री की, उसके हिसाब से जो 5 टॉप 5 डिफेंस में जो इन्वेस्ट करने वाली कंट्रीज थी उसमें इंडिया भी थी। ठीक है, इंडिया के साथ यूएस था, यूके था, चाइना था और रशिया था। ओके, तो इंडिया टॉप 5 में आती थी और टू बी स्पेसिफिक 3rd नंबर पे थी, जिसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है। ओके, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आ रहे हैं हम एडिटोरियल के ऊपर, चूजिंग साइड्स। तो चूजिंग साइड, ये एडिटोरियल जो है बेसिकली ये बताता है कि इंडिया की स्थिति जो है अभी इस तरह की कि इंडिया को साइड्स चूज करने पड़ रहे हैं बिटवीन यूएसए एंड चाइना। अब आप सोचोगे इसमें चूज क्या करना है, हम तो यूएसए की साइड ही थे हमेशा से, चाइना की साइड तो हम है ही नहीं। ऐसा है, लेकिन इंडिया कभी ये कबूल नहीं करता, इंडिया एकदम ऐसे आउटराइटली बोलता नहीं है। तो देखो कुल मिला के हुआ क्या है। देखो ऐसा 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं जब यूएस ने इनडायरेक्टली प्रेशर बनाने की कोशिश की है इंडिया के ऊपर कि इंडिया कोई ऐसा बयान दे, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे चाइना के अगेंस्ट, जिससे प्रूव हो जाए कि चाइना जो है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया वाला रीजन है, उसमें डिस्टर्बेंस फैला रहा है। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर प्रेशराइज अभी यूएस कर रहा है। अभी क्या हुआ कि देखो जो सिचुएशन है अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो आप सभी को पता है लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो इसके बारे में अमेरिकन ऑफिशियल्स बात कर रहे थे और इसमें बोला कि इंडिया चाइना जो बॉर्डर टेंशन है ये और कुछ नहीं है, ये जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है। बेसिकली इनका कहना ये था कि चाइना जो है अपनी हेजिमनी स्टैब्लिश करना चाहती है, जियो पॉलिटिकल अपना कॉन्टेस्ट कर रही है इंडिया के साथ यहाँ पे। दूसरी चीज, लद्दाख को इन्होंने बोला कि ये जो लद्दाख स्टैंड ऑफ था ये आई ओपनिंग था, कि यहाँ पे पता चलता है कि चाइना के क्या इंटेंशन है। चाइना किसी को भी शांति से जीने नहीं देना चाहता, चाइना सिर्फ अपने आप की जो टेरिटरी है उसको एक्सपांड करना चाहता है, ये कहा है यूएस के ऑफिशियल ने। फिर वापस से शांग्री-ला डायलॉग हुआ सिंगापुर में, यहाँ पे भी यूएस के सेक्रेटरी ने ये कहा कि जो चाइना है हर तरफ कुछ ना कुछ कबाड़े करता रहता है। जैसे कि ईस्ट चाइना सी में इन्होंने अपनी फिशिंग एक्टिविटी बढ़ा दी, कहीं पे साउथ चाइना सी में कुछ यहाँ पे अपना वेपनरी उतार देते हैं, मिलिट्री कुछ उतार देते हैं, कुछ यहाँ पे नेवी उतार देते हैं, कुछ बोट्स उतार देते हैं। ठीक है, तो साउथ चाइना सी में भी सबको कोशिश करते हैं कि चमका के रखने की। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं, यूएस वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि चाइना जो है कोऑर्सिव और अग्रेसिव अप्रोच दिखा रहा है टेरिटोरियल क्लेम्स करने के लिए, और इसके कारण जो वर्ल्ड की पीस है, स्पेशली इस रीजन की, इंडो पैसिफिक रीजन की जो पीस और स्टेबिलिटी है उसको स्टेक पे रख रहा है चाइना ऐसा करके। ठीक है, ये चीज कही है किसने? यूएस के ऑफिशियल्स ने। और यूएस के ऑफिशियल्स कहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इसी के ऊपर अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटजी बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे कुल मिला के ये बात हुई है। अब चाइना ने इस पे क्या कहा है? चाइना ने कहा है कि यूएस जो है आग में घी डाल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जून 15 अभी जो
कल आने वाला है। 15 जून को हमारा जो लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ था, गालवान वैली क्लैश हुआ था, इसको 2 साल पूरे होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज तक भी इसके ऊपर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, कोई डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर 15 बार टॉक्स हो चुकी हैं, ठीक है। 2 साल से हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इसको रिजॉल्व नहीं हो पाया है ये, ठीक है। चाइना उल्टा इंडिया के ऊपर यहाँ पे इल्जाम लगाता है कि चाइना बोलता है कि इंडिया वाले जो हैं वो अपने लोगों को चाइना की टेरिटरी में भेज रहे हैं, ठीक है। हालांकि चाइना ये भी कबूल करता है, देखो क्योंकि यूएस इतना प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर कि आप बोलो कि चाइना ने आपके साथ क्या किया है, लेकिन चाइना आप क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, हमारे तो रिलेशन अब अच्छे हो रहे हैं, हम बायलैटरल रिलेशंस को सुधार रहे हैं और हमारे बीच में सब अच्छा चल रहा है, डी एस्केलेशन हम थोड़ा टाइम में कर लेंगे, बाकी और कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया जो है उसका क्या कहना है। इंडिया बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पे उसका जो यहाँ पे इंडिया को हो सकता है कि अगर चाइना के अगेंस्ट वो ज्यादा कुछ बोलता है तो चाइना के साथ उसको और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, स्टैंड ऑफ और ज्यादा फेस करने पड़े। और जैसे कि यूएस की हिस्ट्री अभी रही है, हमने देखा अफगानिस्तान में, यूक्रेन में, यूएस क्या कर रहा है अभी आज के टाइम पे, यूएस आग लगाता है और भाग जाता है, ठीक है। यूएस आग लगाता है, बोलता है हम आपकी हेल्प करेंगे, करता नहीं है, भाग जाता है। अफगानिस्तान में भी देखा, यूक्रेन में भी देखा। तो इसीलिए इंडिया थोड़ा सा कॉशियस है कि चाइना के अगेंस्ट सीधे अगर बोल दिया और चाइना ने फिर से आके हमारे ऊपर कोई अटैक कर दिया, स्टैंड ऑफ कर दिया, पीस भंग करने की कोशिश करी, तो ऐसे में हमको किसी का सपोर्ट तो मिलना नहीं है। तो कुल मिलाकर इंडिया यहाँ पे सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अभी चाइना के अगेंस्ट डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। लेकिन इंडिया को यूएस के साथ भी बिगाड़ने नहीं है अपने रिलेशन। यूएस के साथ हम क्वाड कंट्रीज में शामिल हैं, ठीक है। और क्वाड को चाइना कहता ही है कि ये एशियन नाटो है, ठीक है। तो ऐसा एशियन नाटो बोलता है चाइना। अब देखो हमको कुछ भी बोले चाइना या यूएस, कुछ भी बोले, हमको अपना यहाँ पे साइड लेकर चलना है, हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आगे जाके इंडिया के लिए ये बैलेंस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चॉइस तो हमको करनी पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जो राइवलरी है यूएस और चाइना के बीच में वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इनके बीच में राइवलरी बढ़ेगी वैसे वैसे इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया हो। सो दैट वाज ऑल। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है आज के सेशन में, और वो क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स पार्डनिंग पावर। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे जिसके मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ योर ज़ील कि आप लोग कितने अच्छे से यहाँ पे आंसर्स कर रहे हो और बिना किसी एक भी दिन मिस किए आप लोग प्रॉपरली आंसर्स कर रहे हो। मैं आपको नाम भी बताती हूँ कि किस किस ने आंसर्स किए हैं। ओके, तो देखो मुझे मिला है आंसर, एक पीयूष का आंसर मिला है, उसके अलावा काजल वर्मा का आंसर मिला है, शिवम का आंसर मिला है, प्रतीक, इकरा, संघर्ष, उर्विश, आयशा, अवंतिका, याचिका, इसके साथ में मरबूब और साथ में काजल शाह। इन सभी के आंसर्स मुझे मिले हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ योर ज़ील एक्साइटमेंट टू क्लियर दिस एग्जाम। अच्छा, ये तो हो गया हमारी बात इसकी कि आप कमेंट जरूर करना, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।